देखिए बात कर लेते हैं संसाधन के रूप में लोग, यानी कि संसाधन के रूप में लोग। यहाँ पर ये अध्याय जो है वो जनसंख्या की जो है अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। यानी साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है, कहने का मतलब ये है कि संसाधन के रूप में लोगों का अभिप्राय ये है कि हमारे पास जो विशाल जनसंख्या है, यानी भारत की जो लगभग 130 करोड़ प्लस जो जनसंख्या आबादी है, वो हमारे ऊपर दायित्व नहीं है, बल्कि अगर हम उसमें अच्छा खासा निवेश करें, यानी अगर हम उसे अच्छे से शिक्षा दे दें, प्रशिक्षण दे दें, अच्छी खासी चिकित्सा सुविधाएं जो है मुहैया करवा दें, तो वही जनसंख्या हमारी जो है परिसंपत्ति के रूप में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो अपने ज्ञान का और कौशल का उपयोग करके हमारे देश को आगे ले जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर क्लियर से साफ साफ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यही कहता है, यानी कि जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। पहला पॉइंट आप नोट कर लेना। अब देखिए मानव पूंजी वास्तव में जो है वो कौशल, यानी कि जो हमने कौशल अर्जित किया है और उस कौशल के पीछे जो हमारा ज्ञान लगा है, यानी हमने उत्पादन के पीछे जो ज्ञान लगाया है, तो उस ज्ञान का स्टॉक है। यानी हमारे अंदर उसमें निहित जो ज्ञान, उत्पादन का ज्ञान है, यानी कोई हम कौशल है, वो कौशल के जरिए हम किसी उत्पादन कर रहे हैं, तो उस उत्पादन करने में हमारा जो ज्ञान का स्टॉक है, यानी जो हमारे अंदर भरा हुआ है, उसके जरिए हम वो कर रहे हैं। तो ये मानव पूंजी सीधे सीधे अर्थों में यही है, मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया। यानी कि हमारे लिए कोई, जैसे आपने आपका जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कमेंट था, यानी कि जब इलेक्शन जो 2014 के चल रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास 130 करोड़ लोग नहीं बल्कि 130 करोड़ लोगों के हाथ हैं। यानी कि हम चाहेंगे, जैसा देश बनाना चाहेंगे वैसा देश निर्मित कर देंगे। यानी हमें इसे भार के रूप में नहीं देखना है, बल्कि हमें एक एडवांटेज के रूप में देखना है जनसंख्या को। यानी कि हमारे लिए एक प्रो के रूप में देखना, कौन से में नहीं देखना है इसे जनसंख्या को, प्रो के रूप में देखना है। ठीक है, ये हमारे लिए एक लाभ के रूप में देखना है, ना कि हानि के रूप में। ठीक है, यानी हम जैसा चाहेंगे, हम जैसा भारत का निर्माण करना चाहेंगे वैसे भारत का निर्माण हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट आपका यही है, यानी कि यहां पर जो संसाधन के रूप में लोग हैं, ये कौन कौन से लोग आते हैं इसमें, ये सबसे बड़ी बात ये जानेंगे। देखिए संसाधन के रूप में लोग जो आते हैं वो वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में जो कार्यरत लोग होते हैं, यानी कार्यरत लोगों का वर्णन किया जाता है संसाधन के रूप में लोग में। ठीक है, यानी कि जो लोग, कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है वो भी हम आगे इसी अध्याय के अंतर्गत जानेंगे कि कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष की उम्र की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है, और बाद बाकी की उम्र की जो जनसंख्या होती है उसे हम बोझ या भार मानते हैं। यानी कि उसे हम ये मानते हैं भाई ये हमारे लिए समाज पर एक भार के रूप में है। देखिए वैसे भार नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था में, यानी आर्थिक स्तर पर हम देखें तो हमारे लिए एक बोझ के रूप में ही होते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि वो कमा नहीं सकते हैं, और ये जो होते हैं कार्यरत लोग होते हैं, यानी ये माने जाते हैं लगभग 15 से लेकर 59 साल तक के जो एज के व्यक्ति होते हैं वो कार्यरत लोग होते हैं, यानी कि अपने काम धंधे में लगे होते हैं और आर्थिक समृद्धि में योगदान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखिए सेकंड का सब पॉइंट यही है, पहला पॉइंट है कि उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। यानी कि अगर हम उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो हमारे पास अगर पढ़ा लिखा अच्छा खासा एक वर्ग होगा तो यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा उत्पादन भी क्रिएट करेगा, और जब अच्छा खासा उत्पादन होगा तो हमारे और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनका अच्छा खासा अमूल्य योगदान भी होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कौशल वाले व्यक्ति होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, तो क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपके पास दो किसान हैं, एक किसान है ए, यानी एक किसान जो है वो एक अनपढ़ व्यक्ति है, यानी उसे पढ़ा लिखा नहीं है, यानी अनपढ़ व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति जो है एक अच्छा खासा वेल ट्रेंड, यानी कि ग्रेजुएट है, यानी जिसने ग्रेजुएट जो है एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की है। ठीक है, एग्रीकल्चर से की है। अब बात करते हैं ए वाले किसान की। अब भाई ए वाले किसान को तो ये भी नहीं मालूम है हमें कब फसल बोनी चाहिए, यानी फसल बोने से पहले हमें क्या सरकार जो इतनी सारी सुविधाएं जो हमें दे रही है, मान लो हमें तमाम साइट्स दे रही है, उन साइट्स के जरिए हम मौसम का हाल पता कर सकते हैं, भाई आज वेदर किस तरह का रहेगा, आज बारिश होनी है नहीं होनी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने अपनी फसल बोई। बी वाले ने सब चीजें एनालिसिस कर ली, उसने सबसे पहले मृदा का परीक्षण भी करवाया। मृदा का परीक्षण करवाने के बाद उसमें ये देखा कि भाई उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, अधिकता है, ये पता करवाया। उसके बाद उसने फिर मौसम देखा कि मौसम का हाल कैसा है, सिंचाई हमें कैसे करनी है, उसके बाद फसल को लगाया। ठीक है, यानी उसने बीजों का चयन अपने देख कर कि हाँ हमें कौन से बीज लगाने चाहिए जिससे उत्पादकता अच्छी खासी होगी और हमारी फसल यानी कि हमारी भूमि पर भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो नतीजा क्या हुआ, एंड में हम देखते हैं बी वाले जो, यानी बी वाला जो किसान है इसके खेत की अच्छी खासी फसल होगी, इस खेत ने अच्छा खासा अनाज दिया। वहीं ए वाला व्यक्ति जो था, जो अनपढ़ व्यक्ति था, मान लो वो पढ़ा लिखा नहीं था, जो जिसने टेक्निकल संसाधन यूज नहीं कर पाए, उसकी उत्पादकता हम देखते हैं उसकी उत्पादकता कम रह जाती। कम रहने का रीजन ये था उसने भाई ना अपनी मृदा का परीक्षण करवाया, ना उसने कोई मोबाइल इंटरनेट का यूज करके कोई सैटेलाइट वगैरह से जानकारी एकत्रित करके ये जाना कि भाई पानी बरसेगा कब नहीं बरसेगा,
ठीक है, यानी कि वो एक तरह से प्राकृतिक रूप से चलता रहा। यानी कि हमें आज 2 महीने बाद पानी लगाना है, हम लगा दिया पानी, हमने नहीं यही नहीं देखा कि भाई 2 महीने बाद मान लो हमने पानी लगाया और अगले दिन मान लो बारिश होने का समय हो, मान लो उस बादल बन रहे हो और हमारे यहाँ बारिश हो जाए, तो पानी लगाने से कोई फायदा नहीं रहा। तो बी वाला सब कुछ जो है वैज्ञानिक रूप चलता रहा। तो हम ये देखते हैं बी वाले की उत्पादकता ज़्यादा होती है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें, यानी कि अपने रियल जीवन में भी देखें, तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं उनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है। यानी कि वो अपना कुछ तो अपना ज्ञान लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके बाद अपनी शिक्षा में जो उन्होंने शिक्षा और कौशल प्राप्त किया है उस ज्ञान का भी प्रयोग करते हैं, तो वहाँ उत्पादकता बढ़ जाती है। और जब उत्पादकता बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद की सृजन में उनका एक अमूल्य योगदान भी प्रदान करता है वो। ठीक है, तो ये आपने सेकेंड का पहला सब पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। अब देखिए यहाँ पर अब एक बात कही गई है, यानी कि एक बात ये कही गई है कि अगर विशाल जनसंख्या जो है हमारे लिए सकारात्मक पहलू है, यानी कि विशाल जनसंख्या हमारे लिए दायित्व ना होकर एक सकारात्मक पहलू है, और ये हमारे लिए ये जो है सकारात्मक की जगह जब हमारे लिए नकारात्मक पहलू जब हो जाता है, जब हम ये देखते हैं भाई हमें इसे भोजन देना है, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, इन सबको पहुंचाना है, तो हमारे लिए एक नकारात्मक पहलू का रूप ले लेती है। यानी वैसे तो जनसंख्या हमारे लिए क्या है, एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन जब हम इसके कुछ ये बात करते हैं भैया हम इतने सारे लोग हैं देश में, कितने लोग भूखे सो रहे हैं, तो उनके लिए खाने का प्रबंध करवाना है, शिक्षा का प्रबंध करवाना है, स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, तो वो जो पहलू हो जाता है वो हमारे लिए नकारात्मक पहलू पहुंच जाता है। यानी कि जब हम विचार करते हैं, गहन विचार करते हैं कि भाई कैसे पहुंचेगा, कैसे मतलब हम ये दे पाएंगे इन्हें, यानी कैसे लोगों को शिक्षित कर पाएंगे, कैसे गरीब लोगों का हम जो है 2 वक्त की रोटी चला पाएंगे, तो एक नकारात्मक पहलू बन जाता है। वहीं हम ये कहेंगे भाई हम जो हमारे जनसंख्या है उसे हम अच्छी खासी शिक्षा देंगे या फिर उसे ट्रेनिंग देंगे, अच्छी खासी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, तो हमारे लिए सकारात्मक पहलू बन जाता है। ठीक है, यानी कि यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। यानी कि जब हम इसे ये देखते हैं भाई एक भार के रूप में, यानी भोजन पे व्यय कर रहे हैं, शिक्षा में व्यय कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में व्यय कर रहे हैं और हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हमारे लिए भार बन जाती है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें और कुछ नहीं कहा गया है, इसमें यही कहा गया है किस तरह से ये उत्पादक शक्ति बढ़ाती है देश की, यही सब बातें कही गई हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं कही गई है। देखिए यहाँ पर 2 व्यक्तियों की कहानी दी हुई है। ठीक है, 2 व्यक्तियों की कहानी दी है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक बात और कही गई है, यहाँ पे 2 व्यक्तियों की कहानी से पहले एक बात और यहाँ पे कही गई है। ये बात कही गई है कि यानी कि जो यहाँ पर अच्छे खासे शिक्षित लोग होते हैं, यानी शिक्षित लोगों से न केवल अच्छी खासी आय सृजित होती है, बल्कि जो अशिक्षित वर्ग के लोग भी होते हैं उन्हें भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कैसे मिलता है, मान लीजिए कि मेरे घर में मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और अन्य लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जब मैं पढ़ लिख के आया हूँ तो भाई मैं उन्हें कुछ तो बातें बताऊंगा कि भाई अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं उन्हें मैं वैज्ञानिक ढंग से उन्हें मोटिवेट कर पाऊंगा, वैज्ञानिक ढंग से उन्हें सलाह दे पाऊंगा। ठीक है, तर्कसम्मत सलाह दे पाऊंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी लोग अपने आप में अपने व्यवहार में एक अप्रत्यक्ष रूप से सुधार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्या होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यानी एक अच्छा खासा कौशल प्राप्त व्यक्ति है, तो अपने आसपास के समाज में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। ठीक है, तो यही कहा गया है इसमें। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, आपने 2 पॉइंट तो वहां लिख लिए हैं, 2 पॉइंटों के सब पॉइंट भी लिख लिए। अब 2 कहानी दी हुई है, एक शकल की कहानी दी हुई है और एक कहानी और दी है, एक कहानी दी है यहाँ पर विलास की कहानी। यहाँ पे बात की गई है शकल की। देखिए शकल की जो बात की गई है कि शकल का जो परिवार है, अच्छा खासा परिवार है, शकल ने जैसे जैसे करके ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली है, यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा जो है इसने कहा कंप्यूटर में पास कर ली है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के डिजाइन करने लगा है बाद में। वहीं एक विलास नाम का लड़का जो है वो यानी उसके पिता एक कृषक रहे, उसकी माँ यानी एक पिता कृषक थे और वो एक मछुआरे थे। ठीक है, और उसके पिता जो है एक्सपायर हो जाते हैं। पिता के एक्सपायर होने के बाद क्या होता है, माँ जो है घर का भार संभाल लेती है। तो क्या होता है, माँ जब घर का भार संभाल लेती है तो माँ की भार संभालने की वजह से घर का जो भार संभालने की वजह से क्या होता है, जो विलास होता है, विलास की भी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, यानी विलास भी उन्हीं के साथ लग जाता है काम धंधे में। वहीं जो शकल है, शकल ने अपनी अच्छी खासी शिक्षा पूरी की, यानी पूरा अपना घर के लिए भी योगदान दे रहा है, यानी घर के लिए सॉफ्टवेयर, यानी घर के लिए तमाम योगदान कैसे दे रहा है, यानी कि वो किसी कंपनी में लग गया है, एमएनसी में लग गया है, एमएनसी में लगने के बाद वहाँ पर सॉफ्टवेयर का डिजाइन कर रहा है, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है और डिजाइन करने से उसे जो अर्निंग हो रही है, अर्निंग से क्या हो, अपने घर का भी काम चला रहा है और राष्ट्र की जो जीडीपी है उसमें भी उसका अच्छा खासा योगदान हो रहा है। वहीं जो विलास है वो पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसे भाई दिहाड़ी वाला मजदूर है, यानी कि एक दिन में वो 150 रुपये कमा लेता है, बस इतना ही उसके लिए काफ़ी है। यानी उसे ना अपने फ्यूचर की टेंशन है, ना उसे अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखना है कि भाई हमें स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति कुछ खर्च करना है या निवेश करना है, उससे कुछ भी मतलब नहीं, उसे बस एक खाने को मिल जाए। तो नतीजतन निकलता क्या, नतीजा ये निकलता है कि विलास जो है अक्सर जो है बीमार रहता है। बीमार रहने का रीज़न ये है कि उसके पास अच्छा खासा कोई विजन नहीं है कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, कोई अपने अपना क्राइटेरिया सेट नहीं किया है अपनी लाइफ का कि भाई हमें कैसे अपनी लाइफ जीनी है, कैसे हमें जीवन यापन करना है, कैसे कैसे
हमें जो है अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति ध्यान देना है, कैसे हमें शिक्षा के प्रति ध्यान देना है, यानी उसकी लाइफ एकदम ढर्रे वाली लाइफ हो गई। भाई सकल की लाइफ जो है यानी एक शैक्षिक पर्सन की लाइफ है, और सकल जो अपनी लाइफ में जो है हर काम एक नियमित रूप से कर रहा है, यानी कि हमें कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है, कैसे हमें समाज में योगदान देना है, हर काम को एक वेल ट्रेंड तरीके से कर रहा है। तो इन दोनों में का हमने कंपेयर करके हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सकल जो है यानी कि जो व्यक्ति जो है सकल जो है, इससे देश की कहीं ना कहीं यानी देश इसने जो है इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई है, यानी उसने अच्छी खासी अर्निंग भी की सकल ने, ठीक है। उससे क्या हुआ, कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई, और कुल उत्पादकता जो होती है वो देश की समृद्धि में योगदान देती है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड पॉइंट नोट कर लेना कि कुल उत्पादकता जो होती है वो देश की समृद्धि में योगदान देती है, ठीक है। यानी देश की आर्थिक समृद्धि में कुल उत्पादकता जो होती है वो देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देती है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए मैं नोट करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक बात और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे संसाधनों के संदर्भ में, कि जिस देश के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं होता तो वो क्या करता है, वो मानवीय संसाधन विकसित करता है। जैसे जापान का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जापान का एक एग्जाम्पल दिया है जापान का। देखिए जापान का एग्जांपल क्यों दिया है कि जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं, खनिज संसाधन नहीं थे जिसे बेचकर वो धनी हो जाता। तो उसने क्या किया, अपने यहाँ के व्यक्तियों में अच्छी खासी शिक्षा दिलवाई, अच्छा खासा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई, ठीक है। अपने यहाँ के व्यक्तियों को एक मानव संसाधन में डेवलप किया। आज नतीजा आपके सामने, आप देख रहे होंगे जापान एक छोटा सा देश होकर एक विकसित देश है, वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका तक को टक्कर दे रही है, ठीक है। तो नतीजा क्या है, नतीजा तभी है, नतीजा उसने अपनी जो जनता थी यानी वहाँ के लोग थे उन्हें अच्छी खासी जो है अच्छी खासी सुविधाएं प्रदान कराई, अच्छी खासी शिक्षा दी, स्वास्थ्य सुविधाएं दी, ठीक है। जिससे उनके लोगों का अच्छे खासे कौशल मिले, कौशल अर्जित किया उन लोगों ने, और कौशल अर्जित करके वो अपने ज्ञान का उपयोग करके आज अपने यहाँ की जो है यानी कि तकनीक जो है दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात कर रहे हैं, यानी बेच रहे हैं, ठीक है। उससे उन्हें अच्छा खासा लाभ भी मिल रहा है। तो ये उनका मानव संसाधन हो गया। तो यहाँ पर अब चौथा पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, ठीक है। और यह विकसित धनी देश है, यानी कि जापान जैसे देश ने क्या किया है कि उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने मानवीय संसाधन पर निवेश किया, और आज की डेट में वह विकसित धनी देश है आपके सामने, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर एक कंपेयर भी बताया गया है, ये बताया गया है कि जो लोग शिक्षित होते हैं यानी कि जो लोग शिक्षित होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जो लोग अशिक्षित होते हैं वो मान लो अस्वच्छ यानी अस्वच्छ रूप से रहते हैं, यानी उनमें स्वच्छता की कोई भावना नहीं होती है, ठीक है। सुविधाओं से वंचित भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दुष्चक्र में घिस जाते हैं, यानी कि बीमारियों के दुष्चक्र में घिस जाते हैं। भाई शिक्षित लोग जो होते हैं वो सब बीमारी वगैरह के प्रति सचेत रहते हैं, स्वच्छता के प्रति सचेत रहते हैं, तो बीमारियों से बचे रहते हैं। तो देखिए ये तो कॉमन बात है, हमारी हैबिट की बात है, ये सब आपको पता होंगी। इन पर आप आराम से ऐसे लिख देंगे, इन्हें मुझे ज़्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पे सेक्टरों की बात की गई है कि जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होती हैं इन्हें 3 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। 5वां पॉइंट आपका यही है कि विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। ये 5वां पॉइंट आपका, यानी कि हमारे जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं, हम जिन क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, जिन क्रियाकलापों में लगते हैं, मान लीजिए अपने अपने लेवल पे सब क्रियाकलाप निभा रहे हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं वो, ठीक है। यानी हम जो व्यवसाय वृत्तिक व्यवसाय अपनाते हैं तो कितने क्षेत्रों में आते हैं, वो 3 क्षेत्र हैं उनके, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो 5वें का पहला सब पॉइंट यहाँ पे आप डालेंगे प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में 5वें का पहला सब पॉइंट इसमें आता है कृषि, यानी कृषि आती है, यानी जमीन से जुड़े हुए। आप प्राथमिक क्षेत्र को ऐसे समझ लीजिए कि जमीन से जुड़े हुए व्यवसाय हमारे जो है, यानी जमीन से जुड़े हुए, मान लीजिए कृषि हो गई, वानिकी हो गई, वन वगैरह हो गया, पशुपालन हो गया, ये भी जमीन से जुड़ा हुआ, मत्स्य पालन है, ये भी जमीन से जुड़ा हुआ है, मुर्गी पालन है, और खनन और उत्खनन, ठीक है, ये जमीन से जुड़े हुए। आप एक कॉमन एक याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र को याद रखने का तरीका ये है कि जमीन से जुड़े हुए व्यवसाय हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पहले लिख लेना है 5वें का सब पॉइंट कि कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल है। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है प्रोसेसिंग, यानी कि जो हमने यहाँ से रॉ मटेरियल जो निकाला है, यानी रॉ मटेरियल हमने जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किया है उसे हम प्रोसेस कर रहे हैं, विनिर्माण करना है उसका, ठीक है। यानी मान लीजिए हमने जमीन से जो है अयस्क का खनन किया, मान लीजिए हम लौह अयस्क का खनन किया जमीन से, अब उस लौह अयस्क को जो खनन किया है उसका लौह अयस्क को हमने जमीन से निकाला है, उसे फैक्ट्रियों में उसको विनिर्माण किया, यानी सरिया बनाई हमने, छोटी एंगलें बनाई, चादरें बनाई उसकी लोहे की, तो क्या हो गया, वो विनिर्माण हो गया, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, विनिर्माण शामिल है, ठीक है। तो ये 5वें का सेकंड सब पॉइंट है, यानी द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है। अब वहीं बात करते हैं तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक में क्या आता है, यानी विनिर्माण वगैरह सब हो गया भाई हमारे पास, यानी हमने कोई हम एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमने मान लीजिए हमने एक रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल को हमने जो है प्रोसेस कर दिया, ठीक
ठीक है, यानी प्रोसेस कर दिया यहाँ पे रॉ मटेरियल को। अब प्रोसेस हमने करने के, यानी कि ये आपका आ गया फर्स्ट, यानी प्राथमिक क्षेत्रक में आ गया, ये द्वितीयक में आ गया। अब प्रोसेस करने के बाद हमें जरूरत है भाई उसे बेचने की, ठीक है, यानी हमें हमारा बिक्री कैसे होगा, जो बिक्री कैसे होगा वो तृतीयक में आ जाएगा। यानी कि इसमें हम तृतीयक के अंतर्गत बिक्री कैसे होगा, बिक्री कैसे करने के लिए हमारे पास यानी कि हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें कुछ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी जिसके जरिए हम अपने सामान जो बनूंगा सामान है उसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकेंगे। इसके अलावा हमें कुछ संचार तंत्र भी स्थापित करने पड़ेंगे, बैंकिंग प्रणाली बनानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ लोगों को शिक्षित भी करना पड़ेगा, तब हम ये अपना जो सामान है हमने जो द्वितीय क्षेत्र में बनाया तभी हम बेच पाएंगे। तो एक क्रम है ये, देखिए इसे कोई रटना नहीं है, एक क्रम है, ये समझ जाए अपने माइंड में, अगर आप समझ गए इस क्रम को तो आप भूलने वाले कभी नहीं है, ठीक है। तो ये क्रम है ये। तो तृतीय क्षेत्रक में क्या आता है, व्यापार आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, बैंकिंग आती है, सीमा आती है, सीमा बोल रहा हूँ, बीमा आता है, ये सीमा बॉर्डर वगैरह से क्या मतलब है, यहाँ पे बीमा आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य है, पर्यटन सेवाएं इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने पांचवें का थर्ड सब पॉइंट नोट कर लिया है। अब देखिए ये जो क्रियाएं हमारी जो हैं ये क्या क्रियाएं कहलाती हैं, ये क्रियाकलाप जो होती हैं ये राष्ट्रीय आय में हमारा मूल्यवर्धन करते हैं, यानी हमारे जो सब ये क्रियाकलाप हम कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक में ये क्या कर रहे हैं, हमारी ये क्रियाएं हमारी जो है राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं, चाहे प्राथमिक क्षेत्रक हो या द्वितीय हो या तृतीय हो, ठीक है। यानी ये क्रियाएं जो होती हैं हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहां पर आप छठवां पॉइंट लिख लेना, छठवां पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, यानी ये क्रियाकलाप से अभिप्राय पांचवें नंबर के क्रियाकलाप जो है वो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं हमारे, ठीक है। और ये जो क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए आर्थिक क्रियाएं हमारी जो होती हैं ये दो भागों में हमें विभक्त किया है आर्थिक क्रियाओं को। पहला भाग है बाजार की क्रियाएं और दूसरा भाग है गैर बाजार की क्रियाएं, ठीक है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं को हमने दो भागों में विभक्त कर दिया है। तो सातवां पॉइंट आप देखिए, ये छठवां पॉइंट आप नहीं लिखिए, छठवां पॉइंट को ही सब पॉइंट बना दीजिए, इस तरह सब पॉइंट बना दीजिए, डबल एरो लगा के सब पॉइंट बना दीजिए, यानी कि ये छठवां पॉइंट नहीं है, ये पांचवें पॉइंट का ही सब पॉइंट है, ठीक है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं और ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब छठवां पॉइंट आप ये वाला डालेंगे, देखिए आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यानी दो भाग में विभक्त होती हैं, एक तो होती है बाजार क्रियाएं और दूसरी होती है गैर बाजार क्रियाएं, ठीक है। तो छठवां पॉइंट में आप पहला सब पॉइंट है बाजार क्रियाएं, यानी बाजार क्रियाएं कौन सी होती हैं, छठवें का पहला सब पॉइंट, बाजार क्रियाएं वे होती हैं जिनमें वेतन का लाभ या यानी कि वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, ठीक है। यानी कि वेतन या लाभ के उद्देश्य से हम उसमें तुरंत पारिश्रमिक हमने जो किया, अपनी मेहनत जो की उसका हमें तुरंत भुगतान किया जाता है, वो बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी फैक्ट्री के लिए काम कर रहा है, ठीक है, यानी फैक्ट्री में उत्पादन कर रहा है, अपनी कौशल से प्रयोग करते हुए, कौशल का प्रयोग करते हुए, अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए वहां पे उत्पादन कर रहा है और उसे उसके बदले में कुछ पारिश्रमिक मिल रहा है, यानी वेतन मिल रहा है। तो वो कैसी क्रियाएं होंगी, बाजार क्रियाओं में आ जाएंगी, ठीक है, जिनके बदले उसे वेतन या लाभ मिल रहा है, ठीक है। और वहीं गैर बाजार क्रियाएं कौन सी होती हैं, यानी कि हम स्व उपभोग के लिए, यानी खुद के खाने के लिए, मान लीजिए हम खुद के खाने के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, किसान है, मान लो कि किसान के पास 1 बीघा जमीन है, तो 1 बीघा जमीन पर उसका 5 लोगों का परिवार, 5 लोगों के परिवार के लिए उसने क्या किया, उस पर गेहूं बो दिया और गेहूं बोने के बाद वो बाजार में नहीं लेके गया, उसे अपने खुद के खाने के लिए रख लिया, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, वो गैर बाजार क्रियाओं में आ जाएगा, यानी स्व उपभोग के लिए, यानी हमने अपने 1 बीघा खेत में जो गेहूं उपजाया है वो अपने उपभोग के लिए रख लिया है, ठीक है। तो छठे का पहला सब पॉइंट आप यही नोट करेंगे कि बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, ठीक है। और इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है, यानी इनमें चाहे सरकारी सेवाएं चाहे तृतीय क्षेत्र की हो, द्वितीय क्षेत्र की हो या कोई भी हो, ठीक है, उन सबका यानी उत्पादन शामिल होता है, ठीक है। ये आपका छठे का पहला सब पॉइंट है। अब छठे का सेकंड सब पॉइंट आप नोट करेंगे, गैर बाजार में क्या आता है, गैर बाजार में आपकी आती है यानी कि क्रियाओं से अभिप्राय क्या है, स्व उपभोग के लिए उत्पादन, ठीक है, यानी खुद के खाने के लिए उत्पादन आप कर रहे हैं, वो आता है गैर बाजार में, ठीक है। इसमें लिख लेना आप, यानी कि सेकंड पॉइंट में इनमें क्या आता है, इनमें आता है आपके देखिए प्राथमिक उत्पादों का उपभोग, प्राथमिक उत्पाद जो है, ठीक है, इनका उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेख का उत्पादन होता है, ठीक है। अचल संपत्तियां, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, दो संपत्तियां होती हैं, आप जानते होंगे, चल और अचल। अचल का मतलब होता है स्टैटिक, चल का मतलब होता है डायनामिक, यानी परिवर्तित होने वाली, बदलती रहती। चल का मतलब आता है आपका सोना चांदी, यानी कि आपका जो सोना चांदी वगैरह है, आप जो हीरे जेवरात वगैरह खरीद रहे हैं वो चल में आ जाता है, बॉन्ड वगैरह खरीद रहे हैं चल में आ जाता है। अचल में क्या आता है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं आप, ठीक है, यानी कहीं प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, अचल में आता है, ठीक है, वो संपत्ति अचल में आती है। तो अचल संपत्ति जो होती है किसी व्यक्ति विशेष की होती है या किसी फर्म विशेष की होती है, तो अचल संपत्ति हुई स्व उपभोग के लिए ही मानी जाती है, ठीक है। तो वो बाजार क्रिया नहीं है, वो गैर बाजार क्रियाओं में रखी गई है। तो यहां पर आप नोट करेंगे इसी में, देखिए इसी में ही सेकंड पॉइंट, इनमें
प्राथमिक उत्पादों का उपभोग, यानी प्राथमिक उत्पाद हमने जो अपने घरेलू जो हमारी जरूरतें थी उनका उपभोग, या फिर प्रसंस्करण, या फिर अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। अचल संपत्तियों का हमने खुद का एक लेखा तैयार किया है, उसका उत्पादन जो है वो सब शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपने नोट कर लिया ये। अब देखिए आपने छठे के दोनों पॉइंट नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अब बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे बात की गई है ऐसी महिलाओं की बात की गई है। देखिए यहाँ पे एक जनरल बात की गई, जनरल बात ये की गई है, आपने देखा होगा कि हमारे घर में बेरोजगारी भी है, यानी हमारे देश में ऐसा नहीं है, बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी काफी सारे रूपों में बेरोजगारी हमारे यहाँ है। जैसे हमारे आप देखते होंगे हमारे माताएं हैं, गृहिणियां हैं जो हमारी बोली जाती हैं, जिन्हें हम आज हाउस मेकर के नाम से संज्ञा दी गई है। ठीक है, हाउस मेकर की यानी घर बनाने वाली। तो वो क्या होता है, वो कोई आपसे सुबह शाम का खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए पैसे नहीं लेती हैं, फ्री में काम करती हैं, फ्री में अपनी सर्विस देती हैं। ठीक है, तो वो एक तरह का आप ये मान सकते हैं उनकी जो आय है वो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाती है। ठीक है, यानी कि वो जो काम करती हैं, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे क्या जो आपकी माँ काम कर रही हैं या हमारे घर में हमारी माँ काम कर रही हैं, ठीक है, यानी घर में जो गृहिणियां काम करती हैं, जो घर से रिलेटेड जो घरेलू जो होता है यानी कि किचन का काम होता है, वो किस में आता है, उससे कोई क्या आय सृजित होती है, उससे कोई आय सृजित नहीं होती है, वो आप सिर्फ वो ना ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप 7वां पॉइंट नोट कर लेना। यहां पे परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता है, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है, यानी उनकी जो सेवाएं होती हैं उनको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि लेडीज की भूमिका ही बना दी गई है, समाज रूढ़िवादी समाज है, तो रूढ़िवादी समाज में जो वुमेन्स है उनको चूल्हे तक ही सीमित रखने वाला प्रथा रही है हमारे यहाँ। रूढ़िवादी समाज जो रहा है, यानी कि वो केवल चूल्हा और बर्तन करती रहे, बस यही समाज रहा है। तो उस वजह से, उस रूढ़िवादी समाज की वजह से इन्हें अपने कार्य के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो उन्हें जब वेतन ही नहीं मिलता है तो उनकी कुछ सेवाएं जो होती है राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ती हैं, यानी उनकी सेवाओं से कोई राष्ट्रीय आय सृजित नहीं होती है। जो 7वां पॉइंट आप यही लिख लेना आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए बात कही गई है कि शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। ये आप बात जानते हैं, यानी कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो उसके लिए उपलब्धि के लिए, यानी आर्थिक अवसरों के सृजन के लिए एक बेहतर उपयोग में सहायता भी करती है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि किस प्रकार से करती है, क्यों करती है, ये भी आप जानते हैं बातें। ठीक है, यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति में क्या डिफरेंस है, ये बार बार बताने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, अब वही बात करते हैं कि शिक्षित व्यक्ति अगर हम मानवीय जनसंख्या में जोड़ देते हैं तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए हम जब मानव को संसाधन के रूप में डेवलप करते हैं तो इससे क्या असर पड़ता है, जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार आता है। कैसे आता है, यानी साक्षरता दर बढ़ती है तो जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, यानी जीवन लोगों की जो जीवन यानी औसत जीवन जीने की आयु है उसमें बढ़ जाता है, प्रत्याशा बढ़ती है। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा जब बढ़ती है तो अंततः देश की समृद्धि दर भी इससे निर्धारित होती है और वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 8वां पॉइंट नोट करेंगे, जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है साक्षरता दर पर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य, यानी जीवन प्रत्याशा कब बढ़ेगी, जब हम स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करेंगे तभी तो बढ़ेगी जीवन प्रत्याशा, और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल के निर्माण पर निर्भर करती है। ठीक है, 8वें का सब पॉइंट नोट करेंगे, जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। ठीक है, यानी जनसंख्या की गुणवत्ता जो है वो देश की समृद्धि दर, यानी जनसंख्या जितनी जनसंख्या गुणवत्तापूर्ण होगी उतनी देश की ज्यादा समृद्धि दर आगे होगी, और जनसंख्या जितनी ज्यादा अनपढ़ होगी, ठीक है, यानी पढ़ी लिखी नहीं होगी, जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्रीज में लिटरेसी अभी बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, वहाँ पे जो है ट्राइब्स वगैरह ज्यादा है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे समृद्धि दर भी वहाँ की बहुत कम है। ठीक है, तो ये जनसंख्या की गुणवत्ता जो है एक अच्छा खासा की रोल निभाती है। तो 8वां पॉइंट आपने नोट कर लिया है। अब देखिए आप ये जानते हैं शिक्षा किस प्रकार से योगदान देती है जनसंख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा का योगदान है शिक्षा में, तो ये भी आप ऑलरेडी बात जानते हैं। यानी शिक्षा, अगर हम किसी व्यक्ति को शिक्षा देते हैं तो इससे क्या होता है कि नए नए आयाम खुलते हैं, नए नए क्षितिज खुलते हैं। ठीक है, नए नए जो है द्वार खुलते हैं शिक्षा के माध्यम से, और शिक्षा जो होती है वो राष्ट्रीय या सांस्कृतिक समृद्धि की वृद्धि में दोनों में ही योगदान देती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये भी ये साफ है कि शिक्षा, अगर किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा देने से क्या होता है कि ये राष्ट्रीय आय और सामाजिक समृद्धि में वृद्धि तो करती है, यानी वृद्धि करती है, और प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ाती है। वहीं जो है प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच जो होती है वो धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान वहां पे किया गया है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच के लिए हमारे यहाँ जो है कानून भी लाया गया है। ठीक है, आप जानते हैं कौन सा कानून है और किस कानून के तहत ये लाया गया है, तो ये भी बात आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा पर हमारा कितना कितना व्यय किया गया है, शिक्षा पर हमने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है भारत में, तो वो हम यहाँ पे कुछ आंकड़े देखेंगे।
तो आई होप अब आपका, हमने कौन सा नंबर देखा था, आपने 8वां नंबर अब तक यहाँ पे नोट कर लिया था। तो 9वां पॉइंट अब हम यहाँ पे नोट करेंगे, शिक्षा पर हमने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो हम देखेंगे। और शिक्षा की महत्ता आप जानते ही हैं, शिक्षा की महत्ता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लाई गई है, ठीक है। यानी सब तमाम चीज़ें हैं शिक्षा के लिए, महत्ता के लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। और यहाँ पे बात करते हैं फैक्टरों की, यानी कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए शिक्षा पर योजना पर भी है, पहली पंचवर्षीय योजना में के लिए 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए जो व्यय रखा गया था, शिक्षा के लिए जो बजट रखा गया था, 151 करोड़ रुपए का रखा गया था। अब पंचवर्षीय जो यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना आई, उसमें 3766.90 करोड़ रुपए व्यय हो गया, ठीक है। जो कि आपकी जीडीपी का, इन सकल घरेलू उत्पाद का, आप ये कितना था, इन सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में था 0.64%, और ये अब बढ़कर 2015-16 में 3%, ये यानी बजटीय अनुमान के बराबर ही हो गया, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप 9वें का सब पॉइंट। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आज की डेट में शिक्षा पर बहुत ज़्यादा कम है। हम कहेंगे तमाम जो कंट्रियों की बात करें, जैसे जापान वगैरह है, तो काफ़ी सारी कंट्रियों में 25% 30% जीडीपी का शिक्षा में इन्वेस्टमेंट होता है, शिक्षा के प्रति लगाया जाता है, जबकि हमारे भारत में मात्र 3% रहता है। शिक्षा में जो हमारे यहाँ योगदान होता है जीडीपी का, शिक्षा में हमारे यहाँ जो बजट दिया जाता है, मात्र 3% खर्च किया जाता है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कितना कम है ये, ठीक है। जब काफ़ी सारी कंट्रियों में 20% 25% लगाते हैं बजट, तब वहाँ पर लोग जो है अच्छे खासे वैज्ञानिक साइंटिस्ट, यहाँ पे नई नई खोजें होती हैं। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। यही कारण है कि हमारी शिक्षा जो है अभी भी पिछड़ी हुई बनी हुई है। तो 9वां पॉइंट आपने नोट कर लिया यहाँ से लेकर, ये आपका 9वें का सब पॉइंट है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यानी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उस समय कितना था, 0.64%, ठीक है, याद रखना ये। और अभी 2015-16 में बजट में कितना रखा है, 3%, ठीक है। तो ये आंकड़ा है आपके लिए, ठीक है। 9वां पॉइंट आपने नोट कर लिया, 9वें का सब पॉइंट भी नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो बजटीय अनुमान है, यानी केंद्र राज्य सरकार के दस्तावेजों के अनुसार जो भारतीय रिजर्व बैंक ने बजटीय अनुमान निकाला है, ये निकाला है कि शिक्षा पर वास्तव में 2017-18 में ये अनुमान जो था घटकर कितना रह गया था 2.7%। 2015-16 में सरकार ने 3% खर्च किया बजट, और वहीं 2017-18 में घटाकर 2.7% कर दिया। तो ये भी आप नोट कर लेना, यानी ये 9वें का सेकंड सब पॉइंट। यानी कि हमारे यहाँ जो बजट शिक्षा पर है, यानी कि पहले जो आपकी गवर्नमेंट थी, जो अभी गवर्नमेंट 2015-16 में थी, उसने पहले कितना खर्च किया, 3% खर्च किया, लेकिन बाद में कितना रह गया, 2017-18 में आते आते ये रह गया 2.7%, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेज, ठीक है, ब्रैकेट में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान ये है कि 3% अपना बजट रखा था, लेकिन 2017-18 में वो मात्र 2.7% बताया गया, ठीक है। ये नोट कर लेना आप। 9वें का सेकेंड पॉइंट, देखिए साक्षरता दर की बात कर लें कि शिक्षा पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे साक्षरता दर पर क्या असर पड़ा है। देखिए साक्षरता दर से जो हमारी 1951 में थी, 1951 में 18% से बढ़कर 2011 में जो है 74% हो गई है। यहाँ पे आप 10वां पॉइंट नोट करेंगे कि साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है, ठीक है। अब 10वें का सब पॉइंट नोट कर लें। देखिए साक्षरता जो है, यानी जो हमारे यहाँ साक्षरता है, वो प्रत्येक नागरिक का हमारे न केवल अधिकार है, बल्कि नागरिकों को द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने, ठीक है, और अपने जो उन्हें अधिकार मिले हैं उनका ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। कैसे है वो आप जानते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने अधिकारों की बात कर पाएगा, अपना हक मांग पाएगा, संविधान के अनुरूप अपना हक मांग पाएगा, यानी कि हमें ये जो संवैधानिक अधिकार प्रदत्त हैं तो उनका लाभ भी उठा पाएगा। अब कोई व्यक्ति शिक्षित ही नहीं है तो वही दर बदर भटकता रहेगा, जो जनश्रुतियां आए सुनेगा, जो सुन लिया उसने वही उसे सच मानेगा, ठीक है। यानी कि जो अपना हक है, अपनी जो योजना है, उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो शिक्षा इसलिए नितांत आवश्यक है, यानी साक्षरता जो है प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि नागरिकों के द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है, ठीक है। अब बात करते हैं महिला और पुरुष की साक्षरता दर। महिला पुरुष की साक्षरता दर में क्या क्या अंतर आया है। देखिए महिलाओं की जो अपेक्षा हमारे यहाँ पुरुषों की साक्षरता जो है, वो साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। यानी महिलाओं की तुलना में हमारे देश की जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो करीब 16.6% अधिक है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्रों में हमारी जो साक्षरता दर है वो 16% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा नोट कर लेना 11वां पॉइंट कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर जो है वो करीब 16% अधिक है, ठीक है। अब देखिए 11वें का सब पॉइंट है, वर्ष 2011 में देखिए केरल की जो जिलों की साक्षरता थी वो थी 94%। ये आपका फैक्ट है।
वर्ष यानी कि आपका 11वें का सब पॉइंट, वर्ष 2011 में केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में ये 62% है। यानी कि बिहार में मात्र 62% ही है साक्षरता दर। ठीक है, देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12वां पॉइंट आपका ये कहता है कि यहां पर वर्ष 2013-14 में जो प्राथमिक स्कूल प्रणाली है यानी प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो भारत के 8.8 लाख से भी अधिक गांव में फैली है। यानी कि प्राथमिक स्कूलिंग जो है लगभग हर आपके गांव में लगभग 8.58 लाख गांव में ये तक पहुंची है ये। ठीक है, ये आपका अनुमान बता रहा है। ठीक है, यानी HRD के आंकड़े बता रहे हैं। तो 12वां पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर 12वें में सब पॉइंट एक नोट कर लेना कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, ये नोट कर लेना। यानी कि 12वें का सब पॉइंट यही है, पहला सब पॉइंट कि 6 से 14 वर्ष की आयु यानी 2010 के बाद तो शिक्षा नीति लगने के बाद 2010 की शिक्षा नीति लगने के बाद क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा हो गया। उससे पहले क्या था, सर्व शिक्षा अभियान था। ठीक है, तो 12वें का सब पॉइंट है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, यानी कि राज्यों को यह निर्देश दिया गया है, राज्यों स्थानीय सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो सार्वभौमिक लक्ष्य है, सभी के लिए उपलब्ध हो, कोई बच्चा अछूता ना रहे, कोई बच्चा छूटे ना। ठीक है, तो यहां पर यानी कि राज्यों और स्थानीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा जो सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह समयबद्ध पहल है। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा अछूता ना रहे, कोई बच्चा छूटे ना, इसके लिए इन्होंने तमाम कार्यक्रम भी चलाए हैं सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम चलाए गए हैं, स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, अपराह्न भोजन यानी कि दोपहर का भोजन जो मिड डे मील है वो भी लागू किया गया है। देखिए मिड डे मील वाली जो योजना थी ये रसिया से ली गई है। यानी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो मध्याह्न भोजन वृद्धित होता है स्कूलों में ये रसिया से लिया गया है। यानी 1995 से लागू हुआ है हमारे देश में, 1995 से लागू हुआ और ये रसिया से कॉपी किया गया है। ठीक है, यानी ये योजना जो थी वो रसिया से कॉपी की गई है। यानी हमारे यहाँ जितनी सारी योजनाएं होती हैं होता क्या है वो सब बाहर से ही आती हैं। यानी हमारे यहाँ तमाम लोग जो विदेशों में कार्यरत हैं हमारे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर और भी अधिकारीगण हैं, तमाम लोग कार्यरत हैं, वो तमाम विदेशों में योजनाएं देखते हैं किस तरह से उनका कार्यान्वयन हो रहा है, किस तरह से उनका जो लक्षित लक्ष्य है वो प्राप्त कर रही हैं, उससे क्या लाभ मिल रहा है वहाँ की जनता को। तो वो योजनाएं हमारे यहाँ वो सचिव के रूप में जब तैनात हो जाते हैं तो हमारे यहाँ बताते हैं हमारे यहाँ सरकारों को इससे ये लाभ होगा, इससे हमारे समाज में ये परिवर्तन आएगा। तो वो सब योजनाएं हमारी सरकारें जो है अडॉप्ट कर लेती हैं और बाद में वो फिर प्रोसीड करवाती हैं, यानी उन्हें फिर आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो रसिया से योजना ली गई है MDM वाली, और ये योजना जो है आज आप देख रहे हैं यानी अपराह्न भोजन वाली। ठीक है, 1995 से लागू हुई मिड डे मील वाली। देखिए अब इसमें आप पॉइंट टू द पॉइंट आप नोट करेंगे, आप इसी में 12वें का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया है। अब 12वें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे कि राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की एक समयबद्ध पहल है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो केंद्र सरकार की एक समयबद्ध पहल है। 13वां पॉइंट नोट करेंगे, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, 13वें का सब पॉइंट, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, कार्यान्वित अभी हो रही है योजना ये वाली। ठीक है, यानी तमाम बच्चों की यह समस्या आती, ग्रामीण परिवारों के बच्चे जो होते, गरीब परिवारों के बच्चे जो थे कि भाई लंच के बहाने वो घर भाग जाया करते थे, यानी भोजन के बहाने घर भाग जाया करते थे और फिर स्कूल लौट के ही नहीं आते थे। तो सरकार ने ऐसी योजना लागू की कि बच्चे स्कूल से घर ना भाग सकें और आराम से उन्हें स्कूल में ही यानी कि उन्हें अच्छा खासा पोषण वाला भोजन भी मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए मिड डे मील लागू किया गया। वो अलग बात है, मिड डे मील में तमाम दादियाँ देखते हैं, आप लोग तमाम न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं मिड डे मील में ये हुआ वो हुआ, वो चीज़ अलग बात है, वो भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार अपना पूरा पैसा देती है। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया है, 13वें का सब पॉइंट भी नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना रही है शिक्षा के संदर्भ में, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में हमारा 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि आई है। ठीक है, और वहीं 2017-18 में ये 30% और 2020-21 तक करने का प्रयास है, यानी कि अभी 2017-18 तक हमारी 25.2% तक की वृद्धि देखी गई है, जबकि हमारा 30% वृद्धि का विचार जो है वो 2020-21 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया है कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा कब से होती है, यानी ग्रेजुएशन है, PG है, PhD है। ठीक है, तो
तो ये जो है उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम आ जाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ एनरोलमेंट जो है उच्च शिक्षा में बढ़ाने के लिए हमने ये पहल की है कि 18 से 23 वर्ष का युवा जो है अब तक 2017-18 तक ये आंकड़े निकल के आए 25.2% तक की वृद्धि है। लेकिन हमने ये रखा है, लक्ष्य रखा है 2020-21 तक हमें 30% तक पहुंचाना है ऐसे एनरोलमेंट को, ठीक है। तो 14वां पॉइंट आप नोट कर लेना कि 12वीं योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 30% तक का विचार कब किया गया है, 2020-21 तक रखा गया है लक्ष्य, ठीक है। तो ये आपका 14वां पॉइंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देश में शैक्षणिक संस्थानों की, यानी कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद और आज की स्थिति में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यानी 1950-51 और आज में क्या डिफरेंस है, यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में जो देखिए ये आपकी यूजीसी की रिपोर्ट है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है। उसके अनुसार 1950-51 में हमारे देश में मात्र 750 डिग्री कॉलेज थे, यानी महाविद्यालय थे। विश्वविद्यालय मात्र 30 थे, जिनमें लगभग 2,63,000 विद्यार्थी थे, ठीक है। उसमें शिक्षक और यूनिवर्सिटी कॉलेज के टोटल शिक्षक जो मिला के थे वो 24,000 शिक्षक थे। वहीं अगर आज की डेट की बात करें 2016-17 की, तो 2016-17 में लगभग हमारे देश में 42,338 तो हमारे यहाँ जो महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, 795 यूनिवर्सिटीज हैं और 2,94,27,158 प्लस जो है विद्यार्थी हैं, ठीक है। इनमें उच्च शिक्षण संस्थानों की बात हो रही है, यानी उच्च शिक्षण संस्थानों की बात हो रही है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर इतने तो हमारे यहाँ अभी विद्यार्थी हैं, ठीक है। यानी इस उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग इससे ज्यादा ही संख्या है, ठीक है। और लगभग कितना बताया गया है यहाँ पे, यानी 14,70,190 हमारे यहाँ शिक्षक हैं अभी, ठीक है। इतने हमारे यहाँ शिक्षक हैं, ठीक है, यानी कि इतने तो हमारे यहाँ अभी शिक्षक हैं। अब देखिए यहां पर आप लिखने का तरीका क्या है आपका, अब लिखने का तरीका ये है, अब आप इसे 15वां पॉइंट बना दीजिए, 15वां पॉइंट बना दीजिए और इसमें लिखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अब टेबल बना देना, टेबल में ये चीजें जो है, ये वाले आंकड़े जो है यहां से यहां तक के ये स्किप मार देना, ये आंकड़े जो है ये गायब कर देना, केवल आपको ये वाला आंकड़ा और ये आंकड़ा, यानी कि आप टेबल वैसे बना देना कि वर्ष, महाविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या, विद्यार्थी और शिक्षक, यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा 15 पॉइंट में कि हमारे यहाँ क्या स्थिति 1950-51 में क्या स्थिति थी और 2016-17 में आज की डेट में क्या स्थिति है, ठीक है। ये नवीनतम आंकड़े हैं आपके लिए। देखिए ये आंकड़े जो हैं आपके मेंस एग्जाम में बहुत ही आवश्यक होते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए कि कितने महाविद्यालय थे, कितनी यूनिवर्सिटी थी आज़ादी के बाद, जैसे हमारे यहाँ संविधान लागू होने के समय कितनी यूनिवर्सिटी थी देश में, ठीक है। तो आंकड़े आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आज वर्तमान डेट में क्या सुधार आया है, कितनी यूनिवर्सिटी है आज की डेट में, ठीक है। यानी कि इस यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलाकर हैं, आप ये मत सोचना गवर्नमेंट तो इतनी नहीं है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलाकर हैं, ठीक है। यानी इसमें प्राइवेट भी है यूनिवर्सिटीज, और वही महाविद्यालयों में गवर्नमेंट ही नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट जो कॉलेज हैं वो भी यहाँ ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो ये 15वें पॉइंट में आप टेबल बना के पूरा लिख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए स्वास्थ्य की बात करते हैं, यानी स्वास्थ्य हमारे लिए, यानी शिक्षा की तो बात होगी, शिक्षा हमारे यहाँ, शिक्षा किस प्रकार से योगदान देती है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, यानी स्वास्थ्य जो है मानव पूंजी के रूप में स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य क्या करता है, किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, ठीक है। तो देखिए आप इसमें देखिए, उसमें तो हमने स्वास्थ्य हेडिंग नहीं, शिक्षा हेडिंग नहीं डलवाई थी, शायद मैं भूल गया था हेडिंग डलवाना, लेकिन यहाँ पर आप स्वास्थ्य हेडिंग डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ से शिक्षा का कॉलम स्टार्ट हुआ है, यानी कि 8वें पॉइंट के बाद साइड में आप डाल देना शिक्षा, ठीक है। यानी जनसंख्या की गुणवत्ता के बाद ही आ जाता है, यानी कि जनसंख्या की गुणवत्ता जो 8वां पॉइंट है उसके बाद ही इसी में जनसंख्या की गुणवत्ता में आपकी शिक्षा भी आ जाता है और स्वास्थ्य भी आ जाता है, इसी में ही आ जाता है, ठीक है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता आपने 8वां पॉइंट डाला है, उसमें ऊपर डाल देना जनसंख्या की गुणवत्ता, ठीक है। और उसमें ही नीचे जो है उसके नीचे हेडिंग डाल देना 8वें के बाद 9वें पॉइंट से पहले शिक्षा, और शिक्षा में आपके 9 से लेकर 15 तक के जो पॉइंट है वो शिक्षा में ही लिखे गए हैं, बता दे रहा हूं आपको। अब अगला इसी में अब हेडिंग आप डालेंगे स्वास्थ्य, ठीक है। अगला जो हेडिंग आप डालेंगे स्वास्थ्य डालेंगे, तो स्वास्थ्य में अब जो पॉइंट लिखे जाएंगे वो 16 के बाद, यानी 16 से लेकर जितने भी पॉइंट होंगे वो स्वास्थ्य में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं तब भूल गया था, बताना ध्यान नहीं रहा, तो आप ये अब लिख लेना, डाल लेना, ठीक है। तो स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के देखिए, स्वास्थ्य का सीधा सीधा मतलब ये है, कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसकी उत्पादकता भी ज्यादा होगी, और अस्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसकी उत्पादकता कम होगी। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अभी जापान में
एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जापान में। एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ था, यानी कि संस्था का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, अभी हाल ही में एक्सपेरिमेंट हुआ है। वहां पर क्या हुआ कि सप्ते के 4 दिन वर्क करना था केवल, यानी कि वहां पर एक कंपनी ने सप्ते में 4 दिन वर्क करवाया। 4 दिन में अभी जो समय था वो समय कम कर दिया, यानी कि जो 8 या 9 घंटे का टाइम होता है उस पर भी कम कर दिया, 5 या 6 घंटे का समय रखा। और महीने के एंड में उन्होंने एनालिसिस निकाला तो ये पाया कि जो 4 दिन वर्क कर रहे हैं, यानी महीने में, यानी कि सप्ते में 4 दिन वर्क कर रहे हैं और अपेक्षाकृत पहले 5 या 6 दिन वर्क करते थे, उसके अपेक्षा 4 दिन जो वर्क कर रहे हैं और उसके अलावा समय उन्हें, यानी कि एक दिन की ड्यूटी जो है कम समय में दी जा रही है उनकी, तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल के आई है अपेक्षाकृत जिसमें लगे पड़े हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति मान लो 8 घंटे नॉन स्टॉप वर्क कर रहा है, 8 आवर नॉन स्टॉप लगा पड़ा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी। वहीं एक व्यक्ति 4 घंटे में, यानी 4 घंटे में एक फ्रेश माइंड में होकर खड़ा हुआ है और 4 घंटे में उसने अच्छा खासा प्रोडक्शन किया, तो 4 घंटे में ज्यादा निकाल देगा 8 घंटे में। यानी कि आदमी की जो अच्छी खासी क्षमता होती है 4 घंटे या 4 या 5 घंटे समय कार्य करने की होती है, फिर तो मजबूरी रहती है आदमी की भाई हमें करना ही करना है। और हमारे लिए अगर हम मान लो 8 घंटे में निर्धारित कर दिए किसी काम के लिए, तो लोग क्या करते हैं फिर आराम से वही देखते हैं भाई हमें टाइम काटना है कैसे भी करके, क्योंकि क्षमता रहती नहीं है बॉडी में, ठीक है, तो टाइम काटते हैं। वहीं अगर हम उनसे कहते हैं भाई आपको ये टास्क है भाई इतना 4 घंटे में खत्म करना है, तो बड़े मन से खत्म कर देते हैं वो, ठीक है, यानी एकदम लगन के साथ और बहुत जल्दी खत्म करते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ के आ रही है, यानी हमारा एक तो बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध हो रहा है लोगों को और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, हमारी उत्पादकता भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं, वहां पर वो 2 दिन का अवकाश रखते हैं, यानी सैटरडे संडे, यानी अब तो प्रचलन पूरे भारत में चल पड़ा है कि सैटरडे संडे जो है ऑफ रहता है। ऑफ रखने का रीजन ये होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी रह सके, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सप्ते के 5 दिन 6 दिन काम करवाएं, संडे ऑफ रख रहे हैं, वीकली ऑफ रख रहे हैं, अब वो नहीं कर रहे हैं। अब ज्यादातर आपने कंपनियां देखी होंगी, एमएनसी वगैरह देखी होंगी, 2 दिन का ऑफ रखते हैं। 2 दिन का ऑफ रखने का मतलब ये है कि 2 दिन में जो है बंदा जो है एक रिफ्रेश हो जाए, अच्छी सी जो है अपनी एनर्जी गेन कर ले, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, ठीक है, ये इसलिए रखा गया सैटरडे संडे वाला। तो यहां पर स्वास्थ्य यही करता है आपका 16वां पॉइंट आप नोट करेंगे, किसी व्यक्ति को का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। क्षमता जो है उसे मिली है उसको प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत दे रहा है ये, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर आपकी, देखिए यहां पर बात की गई है, देखिए यहां पर शिशु मृत्यु दर की बात की गई है, यहां पर कुछ बातें की गई हैं। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय क्या होता है और जन्म दर से अभिप्राय क्या है, मृत्यु दर से अभिप्राय क्या है, ये अभिप्राय बताए गए हैं, यानी किस किस की क्या डेफिनेशन है। देखिए ये लिखना आपके लिए जरूरी है स्वास्थ्य के संदर्भ में। पहले तो देखिए 17वां पॉइंट आप लिख लीजिए, यहां पर 17वां पॉइंट आपका सीधा पॉइंट 17वां है कि भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं, यानी कि इनमें अधिक मेडिकल कॉलेज हैं अपेक्षाकृत हमारे यूपी वगैरह उत्तर भारत के राज्यों की अपेक्षा। उत्तर भारत के राज्यों की अपेक्षा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अच्छे खासे मेडिकल कॉलेज हैं, ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है। तो 17वां पॉइंट ये नोट कर लेना स्वास्थ्य के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे, अब जैसे जीवन प्रत्याशा दर हमारी कितनी रह गई है, ये आंकड़ा दिया गया है कि स्वास्थ्य के हमने तमाम जो है उपाय अपनाए, उसके अलावा हमारी जीवन प्रत्याशा दर थी 2014 में ये थी 68.3%, ठीक है, 3% अधिक हो गई है। शिशु मृत्यु दर जो हमारी 1951 में थी 147 से घटकर हमारी वर्तमान में 2016 में 34 पर आ गई है। इसी अवधि में हमारी जो अशोधित जो जन्म दर थी वो गिरकर 20.4 से और मृत्यु दर जो 6.4 पर आ गई है, ठीक है। तो यहां पर पहले तो हम ये 18वां पॉइंट ये नोट करेंगे होता क्या क्या है, ठीक है। देखिए शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय क्या है, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय है 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर यही कहलाती है, यानी 1 वर्ष से कम आयु के शिशु है उनकी मृत्यु, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो शिशु मृत्यु दर में हमारी क्या स्थिति थी, यानी कि इसी में लिखेंगे आगे कि शिशु मृत्यु दर 18वें पॉइंट में शिशु मृत्यु दर जो है, देखिए 18 का सब पॉइंट लिख देना। शिशु मृत्यु दर जो है 1951 के, यानी 1951 में कितनी थी 147 थी, यानी 1000 बच्चों में 147 बच्चे मर रहे थे, और अब ये घटकर 2016 में कितनी आ गई 34, यानी कि 2016 में यानी 1000 बच्चों पर मात्र 16 बच्चे ही मर रहे हैं, ठीक है। ये शिशु मृत्यु दर है आज की डेट में, ठीक है। पहले कितनी थी आजादी के टाइम पे, पहले हमारी थी 147, ठीक है, नहीं पहले ज्यादा थी अब कम हुई है, कमी आई है, ठीक है। ये आपका 18वें का सब पॉइंट है। आगे बात करते हैं, अब आपका 19वां पॉइंट है जन्म दर की बात कर लेते हैं। जन्म दर की बात कर लेते हैं, यानी जन्म दर से अभिप्राय क्या है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है,
ठीक है, यानी एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों से जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। देखिए ये सारी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है और किसी हर एग्जाम में पूछी गई है कि शिशु मृत्यु दर क्या कहते हैं, जन्म मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन इनकी पूछी गई है, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो 19वां पॉइंट नोट कर लेना कि जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। ठीक है, ये आपका 19वां पॉइंट है। अब जन्म दर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहले 19वां पॉइंट लिख लेते हैं। जन्म दर की बात करें, जन्म दर जो है हमारी वो गिरकर कितना है कि जन्म दर गिरकर 20.4 पर आ गई है। लिख लेना आप कि हमारी जो 2016 की अगर हम आंकड़े देखें, 2016 के आंकड़े के अकॉर्डिंग हमारी जन्म दर जो है वो गिरकर 20.4% पर आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं 20वां पॉइंट, मृत्यु दर। देखिए मृत्यु दर से अभिप्राय क्या है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से, यानी 1000 व्यक्तियों कितने लोग मर रहे हैं वो मृत्यु दर कहलाएगी। तो मृत्यु दर हमारी कितनी आ गई है, 6.4% आ गई है, 6.4 पर आ गई मृत्यु दर। ठीक है, यानी 1000 व्यक्तियों में 6.4 व्यक्तियों पर पहुंच गई है मृत्यु दर। ठीक है, तो देखिए इसे एक साथ ही लिख लेना, 18 या 19 कहीं एक जगह लिख लेना। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई है। ठीक है, ये 18 किसी एक में लिख लेना, 19 या 20 में कहीं एक लिख लेना, कहीं एक जगह लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर 21वां पॉइंट लिख लेना, 21वां पॉइंट, स्वास्थ्य उपायों को अपनाने से, स्वास्थ्य के उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई है। यानी एक व्यक्ति की औसत हमने जीवन प्रत्याशा निकाली है 68.3 वर्ष हो गई है। ठीक है, तो ये 21वां पॉइंट नोट कर लेना। तो देखिए स्वास्थ्य में आपने कुछ चुनिंदा पहलू लिख लिए, कितने कॉलेज थे ये भी लिख लिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं बेरोजगारी, यानी हमारे देश में कितने तरह की बेरोजगारी है, इसके बारे में हमने यहाँ पे प्रकाश डाला है। हमारे देश में कितने तरह की बेरोजगारी है, देखिए अलग टॉपिक है ये इनमें टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप अगली हेडिंग आप डालेंगे बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी क्या होती है। देखिए बेरोजगारी वह कहलाती है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जो कौशल प्राप्त है उस कौशल के अकॉर्डिंग वो तो काम करने के लिए तैयार है, भैया वो तो काम करने के लिए तैयार है कि हमें इस कौशल के अकॉर्डिंग हमें 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह वाली एक नौकरी मिल जाए। अब लेकिन रोजगार देने वाले ही लोग नहीं है, तो क्या होगा, वो बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अकॉर्डिंग उसने डिजर्व किया, उसने वो डिजर्व कर रहा है भाई 40,000 रुपये महीने 40K पर मंथ, लेकिन उसे 10,000 रुपये महीने की कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो क्या है वो बेरोजगारी में आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है पहला पॉइंट बेरोजगारी में, कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी यानी जो मजदूरी चल रही है उसकी दर पर काम करने के लिए हमें इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें, यानी जो काम करने वाले लोग हैं वो रोजगार नहीं पा सकें, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, ये लिख लेना और याद भी कर लेना। तो पहला पॉइंट आपका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए श्रम बल जनसंख्या में कौन सा आता है, मैंने फिर से बताया कि श्रम बल वाली जनसंख्या यानी जो कार्यशील जनसंख्या जो बोली जाती है उन्हें कार्यशील जनसंख्या में केवल और केवल 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच रखी जाती है। जो कार्यशील जनसंख्या होती है ये जो आपकी राष्ट्रीय आय है, ठीक है, यानी सकल राष्ट्रीय आय है, इसमें योगदान देती है। ठीक है, और बाद बाकी जो 15 यानी 0 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं या 59 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, 60 से लेकर जितने भी एवं 60 से लेकर जितने भी एवं है, वो जो है राष्ट्र की जो GDP होती है उस पर बाहर होते हैं। ठीक है, वो योगदान नहीं देते हैं बल्कि बाहर के रूप में होते हैं, क्योंकि 60 से ऊपर होने पर क्या होता है, पेंशनधारी हो जाते हैं, पेंशन का भोग करते हैं। ठीक है, यानी सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी कोई है वो पेंशन पर आ जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इस वजह से 60 से ऊपर वाली जनसंख्या जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है वो कार्यशील जनसंख्या नहीं है, श्रम बल नहीं माना जाता है उसे। ठीक है, तो यहां पे अगला पॉइंट आप नोट करेंगे। अब आप यहां पर इसी में सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल हैं किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। ठीक है, श्रम बल में यही लोग शामिल किए जाते हैं। अब आप समझ जाएंगे, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि 0 से 14 वाले शामिल क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, इसलिए शामिल नहीं किए जाते हैं। और 59 के बाद क्या होता है, 60 साल में आके रिटायरमेंट जब लोगों का हो जाता है तो क्या हो जाता है, पेंशन भोगी बन जाते हैं, यानी देश की कोई उत्पादकता नहीं बढ़ाते हैं बल्कि पेंशन प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें श्रम बल नहीं माना जाता है, यानी कार्यशील व्यक्ति नहीं माना जाता है उन्हें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के संदर्भ में बेरोजगारी की अगर बात कर लें तो भारत के संदर्भ में बेरोजगारी की प्रगति में अंतर है, यानी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रगति में अंतर है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, बल्कि नगरीय क्षेत्रों में आपकी शिक्षित बेरोजगारी है। तो यहां पे अगला पॉइंट नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, कि भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रगति में अंतर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका यही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी है? ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी है और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, थर्ड का सेकंड पॉइंट। वहीं नगरीय क्षेत्रों में कैसी है? अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी से अभिप्राय क्या है? मौसमी बेरोजगारी से अभिप्राय ये है कि भाई एक फसल का सीजन चल रहा है, मान लीजिए गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है, नहीं मार्च अप्रैल का सीजन चल रहा है, उस समय तो गांव के जो तमाम लेबर वगैरह है उसके लिए रोजगार है मार्च अप्रैल में। अब मार्च अप्रैल के बाद मई जून का महीना आ गया, भैया कोई फसल ही नहीं है वहां पर, अब वो वैसी बेरोजगार बैठी है, तो वो क्या हो गया? वो मौसमी बेरोजगारी हो गई। यानी कि हम कुछ महीनों पर ही आश्रित हैं, रोजगार के लिए कुछ महीनों पर आश्रित हैं, बाद बाकी महीने हम ठलुआ बैठे हैं। ठीक है, यानी ठलुआ बैठे हैं, कोई हमें रोजगार है ही नहीं, बिल्कुल हम आराम से बैठे हैं। ठीक है, तो ये मौसमी बेरोजगारी में है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये है कि जब किसी रोजगार में कार्यबल से ज्यादा व्यक्ति लगे हों और उन व्यक्तियों को कुछ लाभ ना मिल रहा हो, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक बीघा खेत है, एक बीघा खेत को मान लो दो व्यक्ति आराम से कर सकते हैं, दो व्यक्ति पति पत्नी मिलकर आराम से उसे जोत सकते हैं, बो सकते हैं, काट सकते हैं। अब हमने दो व्यक्तियों के अलावा भाई उनके 3 बच्चे और हैं, अब वो 3 बच्चे भी इनमें सहयोग दे रहे हैं, तो वो 3 बच्चे सहयोग जरूर दे रहे हैं इन्हें, लेकिन उससे क्या कोई उत्पादकता बढ़ रही है? उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। कोई अधिक आय सृजित हो रही है? नहीं सृजित हो रही है। तो क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाएगा। यानी उनके द्वारा जो की हुई मेहनत है वो कहीं ना कहीं उससे कोई रोजगार, उससे कोई आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही है, कोई उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या आएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी आएगा। तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी आप देखते होंगे गृहिणियों के साथ है, यानी हमारी माताएं जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी आपने जान ली। अब शहरी बेरोजगारी के बारे में बात करें, शहरी बेरोजगारी की बात करें तो शहरी बेरोजगारी कैसी है? भाई शहरी बेरोजगारी जो है शिक्षित बेरोजगारी का मतलब ये है कि भाई शिक्षित वर्ग है, वहां पर शिक्षित वर्ग है, प्रचलित मजदूरी वहां मिल रही है, उस पर कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक MBA पर्सन है, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ पर्सन है, MBA पर्सन है। अब मान लो MBA HR से है या फाइनेंस से है, जिस किसी से भी है, अब वो डिजर्व कर रहा है अच्छी खासी सैलरी 20 से 25 हजार। अब भाई कोई कंपनी उसे 5,000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसी बेरोजगारी होगी? अब वो MBA वाला व्यक्ति ये तो है नहीं कि भाई मजदूरी करेगा, मजदूरी तो करेगा नहीं, क्योंकि उसे अपने जो एजुकेशन सूट नहीं करेगा, वो उसकी एक धारणा बन चुकी है, भाई हम शिक्षित वर्ग हैं तो क्यों मजदूरी करें, क्यों खेती करें। ठीक है, तो वो बेरोजगार रहना पसंद करेगा, तो वो बेरोजगारी कहलाएगी, शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें अब शायद पॉइंट आप लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है ये, क्योंकि आप कहीं भूल गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप लिख लेना कि मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कृषि पर आधारित, यानी मोस्टली कृषि पर आधारित जो लोग होते हैं वो ऐसे समस्याओं से जूझते हैं। ठीक है, ये मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग कृषि वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, जैसे कृषि। ठीक है, जैसे कृषि पर आधारित लोग। ठीक है, जैसे कृषि पर आधारित लोग। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है और जहां उन्हें काम मिलता है। ठीक है, यानी कि लोग नियोजित का मतलब लगे तो हैं काम में, लेकिन हमें उसका कुछ मेहनताना नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसे प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है, लिख लेना आप। ठीक है, यानी हमें उसका मेहनताना नहीं मिला। मान लीजिए हमारे पति पत्नी है, पति पत्नी बच्चों को भी लगा लिया खेतों में, वो भी काम करवा रहे हैं, लेकिन बच्चों को उसका कोई मेहनताना नहीं मिला, बच्चों से कोई जो है उत्पादकता नहीं बढ़ी। हो सकता है बस थोड़ा काम जल्दी हो जाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे कोई उत्पादकता नहीं बढ़ रही, उससे उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाता है। ठीक है, तो 5वां पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई। अब देखिए शहरी मामलों में यहां पे बात कही गई है कि मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, ये बात आप जानते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरह की शिक्षित बेरोजगारी है। हम लोग भी शिक्षित बेरोजगारी ही हैं। ठीक है, यानी आप लोग यूट्यूब पर आंखें फोड़ रहे हैं अभी इस समय, वो शिक्षित बेरोजगारी है। यानी कि आप लोगों ने ये डिजर्व किया कि भाई हमें नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल ही नहीं रही है, भर्तियां हो रही हैं, भर्तियां कोर्ट में फंस जा रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सालों के सालों बर्बाद हो रहे हैं। यानी कि 1 साल बर्बाद हुआ, 2 साल बर्बाद हुआ, 3 साल, हर राज्य का ये हाल है। यानी कुछ आपकी जो केंद्र सरकार की नौकरियां उन्हें छोड़कर बाद बाकी हर राज्यों की, यानी जितने राज्यों से मैंने जानकारी एकत्रित की है, सभी राज्यों के अभ्यर्थी यही बोलेंगे सर हर राज्य में यही हाल है। ज्यादातर भर्तियां जो होती हैं कि सरकारी गलत नीतियों की वजह से, सरकार की जो नीति
नीति निर्माता जो होते हैं नोटिफिकेशन गलत बनाते हैं, यानी कि जो नियम निर्देश जो है स्पष्ट नहीं करते हैं, इस वजह से भर्तियां जो है कोर्ट में फंस जाती हैं। ठीक है, तो ये हर राज्य की समस्या है, किसी एक की नहीं है। और इस पर आई होप मेरा मानना यह है कि सभी जो राज्य हैं, सभी राज्यों के अभ्यर्थी हैं, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन निकल के आ पाएगा। वरना मैंने हर राज्य का देखा है, यूपी का ही हाल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, भर्तियां 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल में क्लियर होती हैं। यानी कि आप जो यूपी PSC की बात करते हैं, वो भी भर्ती लगभग 3 साल में कवर हो पाती है, 3 से 3.5 साल का समय लग जाता है क्लियर होने में। ठीक है, जबकि अभी अगर सिविल सर्विस की बात करें, सिविल सर्विस पूरे 1 साल में आराम से कवर होकर पूरे 1 साल में क्लियर हो जाती है, 1 साल के बाद आपको नियुक्ति मिल जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 साल के बाद आप ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है, स्टेट में है। ठीक है, स्टेट में तो मोस्टली कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ इस तरह की बेरोजगारी है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं बेरोजगारी से क्या क्या मतलब होता है, यानी बेरोजगारी से हमारे यहाँ क्या चीजें घटित होती हैं। पहली बात तो ये होती है, देखिए यहाँ पर जैसे कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी भी विद्यमान है। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है, यानी कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जहाँ पे जनशक्ति की बहुत ज्यादा अधिकता है, और वहीं कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जहाँ पे जनशक्ति की कमी भी विद्यमान है। ठीक है, यानी कि एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की कमी हुई है। यानी देश में दोनों ही स्थितियां हैं, एक ओर तो शिक्षित लोग बेरोजगार बैठे हैं, दूसरी ओर क्या है कि शिक्षित लोग ही नहीं मिल रहे हैं, यानी पढ़े लिखे लोग ही नहीं मिल रहे हैं। जैसे एक यूपी में एक ये हुआ था, अब देखिए आप लोग इस पर कोई पर्सनली मत लेना और ना कोई पर्सनल कमेंट करना, ये आप लोगों को सख्त हिदायत है मेरी। जैसे यूपी में कुछ वैकेंसियां थी, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, यानी उन्होंने कुछ भर्तियां करवाई, उस भर्तियों में जो कट ऑफ वगैरह प्रकरण था, यानी उसमें कट ऑफ वगैरह थी, कुछ अच्छी खासी कट ऑफ रख दी थी, यानी उसमें जो कट ऑफ वगैरह रखी गई थी, एक शिक्षक भर्ती थी यूपी में। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती जो थी 68,500 के नाम से फेमस है भर्ती। ठीक है, तो उसमें जो कट ऑफ थी उन्होंने 40-45 रख दी, 40-45 कट ऑफ पर भी, यानी ये लगभग 68,500 शिक्षकों की भर्ती थी, और 40-45 उन्होंने कट ऑफ रख दी। 40-45 कट ऑफ रखने के बावजूद भी इन्हें मात्र 47,000 के करीब लोग मिल पाए, 47,000 के करीब लोग मिल पाए, बाद बाकी पूरी जो वैकेंसी थी वो रिक्त चली गई, खाली चली गई। तो फिर मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया था कि हमें तो योग्य भर्ती नहीं मिल रही है। और आप एक तरफ तो देख रहे हैं भारत में तमाम शिक्षित लोग ही लोग यानी कि हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्थितियां हैं भारत में, यानी एक और तो ये कहा जा रहा है कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, दूसरी ओर हम ये लोग कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसी स्थिति इसका मतलब ये है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यकीन मानिए अच्छे से पढ़े लिखे नहीं है, या तो उनमें कुछ यानी कमी है, या तो शिक्षा जो ग्रहण की है वो केवल मार्कशीट के तौर पर है कि भाई हमने ये फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, यानी बाकी में शिक्षा उन्होंने ढंग से ग्रहण ही नहीं की है। तो इस वजह से स्थितियां क्रिएट हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है आपको, अब इसे पर्सनली मत लेना है, ना ही किसी पर टीका टिप्पणी करना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। यानी आप फिर टीका टिप्पणी करें, जस्टिफाई करें कि सर ये बयान उन्होंने दिया बिल्कुल गलत दिया। देखिए ये मैं चीजें बिल्कुल नहीं सुनूंगा, जो बयान था और जो रियलिटी आपके सामने आप चेक कर सकते हैं। 68,500 वाली जो भर्ती है यूपी में जो हुई है, तो उसका यही हाल था। ठीक है, इन 40-45 कट ऑफ रखती थी वहां पर, तो मात्र 47,000 के करीब अभ्यर्थी निकल पाए थे उसमें, बाद बाकी सीटें जो रिक्त चली गई थी। और अभी हाल में ही एक भर्ती और हुई थी उन्होंने यूपी में LT ग्रेड लेक्चरर वाली, तो उसमें भी यही हाल था, यानी 10,000 के प्लस सीटें थी उसमें, 10,000 सीटों में भी मात्र 3-3,500 अभ्यर्थी करीब शायद सुनने में आया है कि इतने ही अभ्यर्थी निकले, बाद बाकी सीटें खाली चली गई। यानी कि उसमें मैथ साइंस वाली जो थे वो बहुत ज्यादा उसमें हाल खराब था। ठीक है, हजार सीटों पर मात्र साइंस वर्ग वाली में मात्र 84 अभ्यर्थी पास कर पाए थे, यानी 1000 सीटें थी साइंस वर्ग के लिए। ठीक है, 1000 में मात्र 84 अभ्यर्थी मिल पाए थे। ठीक है, अब वो अलग बात है किस हिसाब से कॉपियां चेक हुई क्या हुई, लेकिन उनका कहना यही है गवर्नमेंट का कि भाई हमें तो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी स्थिति हमारे भारत में बनी हुई है। अब देखिए बेरोजगारी से बात कर लें तो बेरोजगारी की से हमारी जो जनशक्ति संसाधन है उसकी बर्बादी होती है। ठीक है, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी किस प्रकार से होती है? मान लीजिए अब कोई व्यक्ति बेरोजगार है, यानी कोई व्यक्ति खाली बैठा है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति, कौशल प्राप्त व्यक्ति खाली बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हमारी उत्पादकता है वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। यानी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल बैठे हैं, हमारे यानी हम अपने माता पिता पे बोझ हैं, तो क्या है, माता पिता पे बोझ हैं तो हम देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान नहीं दे रहे हैं। हम अपने आप में जो अपने पिता की जो आर्थिक स्थिति है उस पर अब एक भार बने हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो जनशक्ति का संसाधन है, यानी हम अपने आप को संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे, हम संसाधन के रूप में न रहकर एक बोझ बनकर रह गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जनशक्ति के संसाधन की बर्बादी होती है इससे। ठीक है, तो यहां पर आप 5वां पॉइंट नोट करेंगे, यहां पर बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। ठीक है, यानी युवकों में जैसे निराशा हताशा की भावना क्रिएट होती है, यानी सामाजिक एक बड़ा भाग सामाजिक अपव्यय क्या होता है, तमाम लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, ये सभी स्थितियां बनती हैं। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। देखिए बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए
इसमें 5वें का सब पॉइंट नोट कर लेना कि बेरोजगारी से किसमें आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। मान लीजिए कोई एक परिवार है, कोई एक परिवार में एक व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए महीने है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए महीने सैलरी है उसकी, अब 5 उसके लड़के हैं भाई, हट्टे कट्टे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो 5 के 5 क्या होंगे, अपने पिता पे बोझ ही तो होंगे। यानी किसी तरह का वो सृजन नहीं कर पा रहे, किसी प्रकार का जो है आर्थिक वृद्धि नहीं कर पा रहे, समृद्धि नहीं कर पा रहे, बल्कि एक बोझ बनकर रह गए हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है, अपने कार्यरत यानी उनके जो पिता जो कार्य कर रहे हैं उन पर एक बोझ के रूप में ही है। यानी जो है बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। यानी कार्यरत जो कार्य करने वाले व्यक्ति उस पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये 5वें का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया, पहला सब पॉइंट। अब 5वें का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना, जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और, ठीक है, स्कूल प्रणाली से लगाव में वृद्धि होती है। यानी मान लीजिए जब कोई परिवार है, उसे मात्र कैसे भी करके उसका गुजारा चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, तो उससे क्या होता है, ना तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त कर सकेगा, ना ही वो अच्छे खासे बच्चों को अपना अच्छा खासा पढ़ा पाएगा, ठीक है। यानी उसका जो अलगाव है, स्कूल प्रणाली से अलगाव हो जाएगा। यानी वो अपने बच्चों को ज्यादा महंगी शिक्षा नहीं प्राप्त करवाएगा, ज्यादा अच्छी उच्च शिक्षा तक नहीं भेजेगा, वो यही चाहेगा कैसे भी करके बच्चे जो है थोड़ा बहुत पढ़ लिख के जाएं और इधर उधर फैक्ट्री वगैरह में काम करने लगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो जनशक्ति संसाधन है उसका हिनाश होगा, उसमें एक तरह से बहुत बड़ा दुरुपयोग यानी कमी आएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये 5वें का सेकंड सब पॉइंट है कि जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है, ठीक है, और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है, ठीक है। तो यही सब रीजन है जिससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के जो विकास पर जो है बेरोजगारी का एक बहुत ज्यादा अहितकर प्रभाव भी पड़ता है, यही सब रीजन है, ठीक है। और देखिए एक बात यहां पे कही गई है, 6वां पॉइंट आप नोट करेंगे, बेरोजगारी में वृद्धि क्या करती है, ये मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। ये देखिए आप स्पष्ट बात कही गई, किसी देश में अगर मंदी है तो मंदी का मतलब यही है कि वहां पर बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, ठीक है। यानी कि यहां पर एक बात कही गई है कि अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए वो लोग दायित्व बन जाएंगे, यानी जिम्मेदारी बन जाएंगे। उसके लिए एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाएंगे, ठीक है, समझने वाली बात है। यानी कि इसके लिए दायित्व बन जाएंगे, एक भार बन जाएंगे। 6वें का सब पॉइंट नोट कर लेना, अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर सांख्यिकी रूप से अगर देखें तो भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। सांख्यिकी रूप से जो सरकार आंकड़े देती है वो कहती है हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ना के बराबर है, और इस पर मुझे हंसी इस वजह से आ रही है, हकीकत आपको और हमको अच्छे से मालूम है, आंकड़े कुछ अलग आते हैं और आपकी हकीकत इससे कोसों दूर है। आप भी बात जानते हैं, आप किसी एग्जाम का एक फॉर्म डालें, आप एक मान लीजिए, मैंने देखा है तमाम देखें कि भाई 4th क्लास कर्मचारी का, सफाई कर्मचारी का फॉर्म पड़ा है, उसमें MBA PhD वाले इतने, अखबारों में आप देखते होंगे, आर्टिकल वगैरह देखते होंगे, भाई इस पोस्ट के लिए इतने ज्यादा PhD वाले लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसके लिए इतने BTech वाले, इतने ये हैं। तो क्या है ये बेरोजगारी है भाई, उन्हें प्रचलित मजदूरी पे उन्हें जो है वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बेरोजगारी तो ये है। तो सरकार ये करी हमारे यहाँ बहुत कम दर निम्न है बेरोजगारी की, जबकि आप लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी यहाँ पे अच्छी खासी है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने एक बात बताई है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कृषि क्षेत्र की बात कर लें तो कृषि क्षेत्र में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा होती है, ये बात आप जानते ही हैं, ठीक है। यानी कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा होती है, ठीक है। और वहीं आपकी बात कर लें, देखिए कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है, यानी कृषि का सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे, अगर रोजगारों की दृष्टि से देखें हम तो सबसे ज्यादा भारतीय जनसंख्या जो है, यानी लगभग भारत की मोस्टली जनसंख्या 55% जनसंख्या जो है कृषि में लगी हुई है, जबकि इसका जो GDP में योगदान है मात्र 14% से कम है, ठीक है, 14% से भी कम योगदान है। यानी हमारे देश का एक बड़ा तबका जो है इसमें लगा हुआ है, और यानी कृषि क्षेत्र में, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत ही कम है। यानी सकल घरेलू जो राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें योगदान जो है, राष्ट्रीय संबंधी में योगदान कृषि का बहुत ही कम निकल के आता है, ठीक है।